दोस्तों, हमारी सीरीज चल रही है केनेथ एंडरसन की बुक मैन ईटर्स एंड जंगल किलर्स और उसकी नई कहानी है आलम बख्श एंड बिग ब्लैक बेयर। पिछली कहानियां प्लेलिस्ट में है, ये नई कहानी कंटिन्यू करते हैं। अब एंडरसन बोलते हैं कि अब मैं जो नई कहानी आपको सुनाने जा रहा हूं ये एक स्लॉथ बेयर के बारे में है, यानी कि रीछ, जो कि बहुत बड़ा था, काला था और बहुत बुरा था। अब एंडरसन बोलते हैं कि मैंने अपनी कई कहानियों में पहले भी बताया है कि भालू बहुत ही खतरनाक होते हैं। उनके व्यवहार के बारे में आप अंदाजा नहीं लगा सकते। कब क्या करेंगे कोई भरोसा नहीं। कई ऐसे मौके आए हैं बिना बात के भालुओं ने लोगों पे हमला किया है। कई बार तो आदमी बहुत दूर से जा रहा था, कई बार नजदीक से जा रहा था, भालू सो रहा था, अचानक से भालू ने हमला कर दिया। और कई बार भालू खाना खा रहा होता है और इंसान आसपास से गुजर रहा होता है और भालू उस पर हमला कर देता है। तो जो जंगल के आसपास रहने वाले लोग हैं भालू से बहुत डरते हैं, भालू को बहुत इज्जत देते हैं, करीब करीब उतनी ही इज्जत देते हैं जितनी इज्जत वो देते हैं हाथी को। अब जिस भालू के बारे में हम बात कर रहे हैं ये बहुत ही खतरनाक, बहुत ही बुरे व्यवहार वाला था और ये माना जाता था कि लोगों का पीछा करके भी उन पे हमला करता था। अब ये भालू ऐसा क्यों करता है, इंसान से इतनी नफरत क्यों करता है, इसका कारण तो किसी को नहीं मालूम था, लेकिन बहुत सारी कहानियां चलती थी इस भालू के बारे में कि ये ऐसा इसलिए बना क्योंकि ये हुआ। अब एक सिंपल कहानी तो ये थी कि ये भालू पागल है, लेकिन इसके अलावा दूसरी कहानी ये थी कि ये मादा भालू है, फीमेल भालू, और इसके बच्चों को इंसान ने चुरा लिया था, इसलिए अब ये नफरत करती है इंसान से। एंडरसन का यह मानना था कि शायद इंसान ने कभी इस भालू को घायल किया था और ये वजह है कि इसके मन में भर गई है नफरत। अब इस भालू के बारे में एक कहानी यह थी कि एक लड़की जो अपने जानवर चरा रही थी, इस भालू ने उसे किडनैप कर लिया था और उसे अपने साथ रखा था अपनी गुफा में, अपने साथी के रूप में। और उसके बाद जब यह बात गांव वालों को मालूम चली तो वो सारे लोग जमा हुए, एक भीड़ बनाई और भालू की गुफा की तरफ गए और भालू की मर्जी के खिलाफ उस लड़की को छुड़ा के ले आए। और उस दिन के बाद से ये भालू नफरत करता है इंसानों से, यानी कि ठुकरा के मेरा प्यार, अब ये दुनिया मेरा इंतकाम देखेगी। अब जो भी कारण हो, इस भालू के शिकार जो कि इंसान बने थे उनकी फहरिस्त बहुत लंबी थी। करीब 12 लोग मर चुके थे, 2 लोग घायल हुए थे। जिस तरह से भालू हमला करते हैं उसी तरह से इसका भी स्टाइल था। ये लोगों का चेहरा नष्ट कर देता था, अपने लंबे लंबे नाखूनों से ऐसा चेहरा फाड़ देता था कि वो चेहरा चेहरा नहीं होता था। नाखूनों से फाड़ने के बाद ये अपने दांतों से जगह जगह से चेहरे का मांस निकाल लेता था, यानी कि वहां पर कुछ बचता ही नहीं था। कुछ लोगों की दोनों आंखें निकाल ली थी भालू ने, कुछ की एक निकाल ली थी, किसी की नाक निकाल ली थी और किसी के गाल निकाल लिए थे। अब जिनके चेहरे इतनी बुरी तरीके से घायल हो जाते थे वो इंसान ब्लड लॉस की वजह से जल्दी ही मर जाते थे, उसी दिन या अगले दिन। और बाद में ये खबर आई कि ये भालू सिर्फ मार नहीं रहा है, इंसानों को खा भी रहा है। और पिछले जो 3 शिकार थे उसमें पक्के सबूत मिले थे। अब एंडरसन के पास कोई ठोस सबूत तो नहीं थे कि ये भालू मैन ईटर है, लेकिन फिर भी वो इस बात पे विश्वास कर रहे थे क्योंकि उन्हें मालूम था कि भारतीय रीछ यानी इंडियन स्लॉथ बेयर मांस खाता है। वैसे तो स्लॉथ बेयर वेजिटेरियन होता है, लेकिन वो चींटी भी खाता है, दीमक भी खाता है, शहद भी खाता है, पेड़ से फल भी खाता है, बेरीज भी खाता है, लेकिन कभी मांस मिल जाए तो वो ना नहीं कहता। और अगर ताजा मांस मिल जाए तो वो उसका स्वागत करता है। ये भालू रहता था नागवारा हिल्स में, एक बड़ा सा टाउन था अर्सिकेर उसके पास में, और जो कि आता था मैसूर राज्य के अंदर। तो पहले तो जितनी भी वारदातें थी इस भालू ने की वो इस पहाड़ी के ऊपर ही की, लेकिन जब उसने देखा कि इंसान तो बड़ी जल्दी हार मान जाता है
तो उसकी हिम्मत बढ़ती गई। अब वो पहाड़ी पर ही नहीं, पहाड़ी से उतर के प्लेन्स पर भी आने लगा। लोग खेतों में काम कर रहे होते थे, उन्हें वहीं आके मार देता था या उठा के ले जाता था। उस पहाड़ी पर बहुत सारे पत्थर थे और उसके पीछे भालू का छिपना बहुत आसान था। अब करीब 1 साल से केनेथ एंडरसन इस भालू की वारदात के बारे में सुन रहे थे, लेकिन उन्होंने बहुत ज्यादा ध्यान दिया नहीं, क्योंकि इस तरह से जानवरों का हमला, चीर फाड़ देना, इस तरह की जो घटनाएं भारत में उड़ती हैं, बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा के होती हैं। तो जिस तरह की खबरें एंडरसन के पास आ रही थीं, उन्हें यकीन नहीं था कि सच में ऐसे ही हमले हुए। और जैसे कि मैं पहले बता चुका हूं कि ब्रुइन मेरा पुराना दोस्त है और उसके किसी भाई बंधु के पीछे जाना मुझे पसंद नहीं है, और ब्रुइन इनका पालतू भालू है। फिर एक दिन एक घटना हुई। मेरा एक मुस्लिम दोस्त, जिसका कि नाम था आलम बख्श, जो कि एक दरगाह का रखवाला था, और ये दरगाह थी अरसिकेर से शिमोगा के जाने वाले रास्ते पर। अब ये दरगाह थी किसी मुस्लिम संत की, जिनकी की मौत हो गई थी 50 साल पहले। उन्हें यहाँ पर दफनाया गया था, और आलम बख्श की जिम्मेदारी थी कि यहाँ की साफ सफाई करे, यहाँ पर दिया जलाए, और वो दिया रात भर जलता था, इसलिए कि उन मुस्लिम संत की यादगार जीवित है, रोशन है। सबसे पहले मेरी मुलाकात हुई थी आलम बख्श से जब मैं एक टाइगर को मारने के मिशन पर था और बैंगलोर से शिमोगा जा रहा था। मेरी स्टड ब्रेकर कार का पिछला पहिया जाम हो गया और अचानक से निकल गया, एक्सल आके गिरा धड़ाम से। अब उस वक्त गाड़ी में मैं अकेला था। बाहर निकला, देखा, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था। अब जो मेरी गाड़ी का टायर निकला था, ये इस दरगाह के पास में ही निकला था, और उसका जो ब्रेक ड्रम जमीन पर टकराया था, घिसटा था, उससे जो आवाज हुई थी, उसको सुन के आलम बख्श बाहर आया ये देखने के लिए कि क्या हुआ। अब आलम बख्श मेरी मदद के लिए आया। वो अपनी दरगाह से एक लालटेन लेके आया और उसने पत्थर इकट्ठा किए जिन्होंने कि जैक का काम किया, और उसके बाद उसने मुझे गरम गरम चाय भी पिलाई। उसने टायर को चेंज करने में मेरी मदद की, और जब मैं चलने लगा तो आलम बख्श ने कहा कि जब भी जाइएगा यहां से मिल के जाइएगा, और वो वादा मैं हमेशा से निभाता आ रहा हूं। जब भी मैं यहां से गुजरता हूं, आलम बख्श के लिए कुछ ना कुछ लेके आता हूं, कभी सब्जियां, कभी दूध, कभी इस तरह का सामान। अब इस दरगाह से 400 मीटर की दूरी पर बड़े बड़े बोल्डर्स का गुच्छा है, जिसके बीच में लगी है लैंटाना। अब इससे थोड़ी ही दूरी पर लोगों के खेत हैं, जहां पर लोग मूंगफली उगाते हैं। मूंगफली भालुओं को बहुत पसंद है, और ये जो हमारा बड़ा भालू था, बदमाश भालू था, बदनाम भालू था, इसे भी मूंगफली बहुत पसंद थी। तो इन चट्टानों के बीच में भालू ने बना लिया था अपना आशियाना, और वहां से वो देखता था मूंगफली के खेत, और उसके मुंह में आ जाता था पानी। अब शाम होते होते उस भालू को भूख लगाती थी। वो अपने उस चट्टानों के आशियाने से बाहर निकल आता था, देख रहा होता था मूंगफली के खेतों को, और जब अंधेरा हो जाता था, गोधूली बेला के बाद वो नीचे निकलता था और आ जाता था खेतों में, कर देता था सफा चट। सिर्फ खाता नहीं था, सत्यानाश भी बहुत करता था। जितना खाता था उससे ज्यादा मूंगफली के पौधे उखाड़ देता था, यहाँ वहां फेंक देता था। यानी कि पूरी नाइट, बिजी नाइट होती थी। मेहनत की कमाई खाता था वो भालू, कि सिर्फ खाऊंगा नहीं, उखाड़ूंगा भी। सुबह होते होते उसका पेट पूरी तरह से भर जाता था। मूंगफली भी खाता था, खेत में जो चींटियां मिलती थी, दीमक मिलती थी, वो भी खा जाता था। उसके बाद बिना किसी से डरे आराम से चल के उन चट्टानों के पीछे जाता था। दिन की गर्मी में चट्टानों की ठंडक में पूरा दिन गुजारता था, और उसके बाद फिर आने वाली होती थी शाम। और एंडरसन बोलते हैं, मैं बताना भूल गया, एक छोटा सा पानी का तालाब, जिसे कि नेचुरल लेक बोला जाता था, वो भी उस पहाड़ी के थोड़ा ही दूरी पे थी। तो इस भालू को कुछ नहीं चाहिए था। ठंडी ठंडी गुफा, एक तरफ खाना, एक तरफ पानी, यानी कि पानी पीवानू
मूंगफली खावानू मज्जानी लाइफ। और वहां पर एक बरगद का पेड़ भी था जिसमें बहुत सारे फल आ गए थे और वो फल गिरते थे जमीन पर, तो भालू के लिए फलाहार भी आ गया था। दुनिया भर की बर्ड्स इन फलों को खाने के लिए आती थीं। जितना खाती थीं उससे ज्यादा गिराती थी। और उसमें इंडियन फ्लाइंग फॉक्स भी आती थी, जो कि एक तरह का चमगादड़ होता है, लेकिन लोग उसे वैम्पायर समझ लेते हैं, भूत भी समझ लेते हैं, या फिर उड़ने वाली गिलहरी समझ लेते हैं। अब जो ये बर्ड्स उन फलों को खाने के लिए आती हैं, ये जितने फल खाती हैं उससे ज्यादा गिराती हैं, और जो जमीन में फल बिखरे होते हैं उनकी संख्या बढ़ जाती है। और अब इस बात ने भालू की खुशी बढ़ा दी थी, क्योंकि उसके मेन्यू में आइटम बढ़ गए थे, बड़े ही स्वादिष्ट आइटम बढ़े थे। जहां देखो वहां फल बिखरे हुए थे। तो अब वो जो खेतों में जाता था मूंगफली के, वहां से लौटते वक्त वो इस पेड़ के पास आता था और यहाँ पर फल खाता था। और ये जगह दरगाह से ज्यादा दूर थी नहीं। और इसी मोड़ पर हमारी कहानी शुरू होती है। आलम बख्श का 22 साल का एक लड़का था, और आलम बख्श की बीवी और उसकी बेटी, ये सारे लोग मिलके ही रहते थे उस दरगाह में। अब एक दिन फैमिली ने खाना खा लिया था, सोने की तैयारी कर रहे थे। पता नहीं किस काम से वो लड़का घर के बाहर चला गया। घर के बाहर था घुप अंधेरा। जब लड़का बाहर आया तो उस वक्त भालू वो फल खा रहा था, और जब उसने देखा कि एक इंसान इस वक्त क्या करने आ रहा है तो उसे गुस्सा आ गया। उसने कहा, ये तो मेरे इलाके का अतिक्रमण है। अब भालू ने आलम बख्श के बेटे पर हमला कर दिया। अब जब हमला किया तो पता नहीं गलती से या जानबूझ के उसने गला पकड़ा, जबकि भालू हमेशा चेहरे पे अटैक करता है। अब वो लड़का चिल्लाया। उसने भालू को एक लात मारी और भागने की कोशिश करी। भालू ने दोबारा उसे पकड़ा। अब की बार उसकी एक आंख काटी, बहुत सारे नाखून मारे सीने पे, चेहरे पे, पीठ पे, कंधे पे, और उसे जाने दिया। भालू भी जंगल में भाग गया। अब वो बेटा खून से नहाया हुआ अपने घर यानी कि वो दरगाह वापस आया। परिवार वालों ने देखा उस लड़के की जुगुलर वेन कट चुकी थी, बहुत ज्यादा खून आ रहा था। वो कपड़े पे कपड़ा लगाते गए, कपड़े पे कपड़ा खून से भीगता गया, लेकिन खून था कि रुका ही नहीं। और वहीं देखते ही देखते लड़के ने दम तोड़ दिया। अब सुबह हो रही थी और उस लड़के के प्राण पखेरु उड़ रहे थे, और भालू जो कि फिर आ चुका था फल खाने के लिए, वापस अपनी गुफा की तरफ जाने की कोशिश कर रहा था। अब आलम बख्श एक गरीब आदमी था। उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो मुझे टेलीग्राम कर सके या किसी को भेज सके, और ना ही इतना किराया था कि वो बैंगलोर जाके केनेथ एंडरसन को खबर कर सके। तो उसने एक पोस्ट कार्ड भेज दिया। अब ये पोस्ट कार्ड आलम बख्श ने पेंसिल से लिखा था, उर्दू में। जब लिखा था तो उसके हाथ कांप रहे थे। पोस्ट कार्ड पे आंसू भी पड़े हुए थे। ये पोस्ट कार्ड 2 दिन बाद केनेथ एंडरसन को मिल गया, और पोस्ट कार्ड मिलने के 3 घंटे के अंदर केनेथ एंडरसन रवाना हो चुके थे असीकेर के लिए। केनेथ एंडरसन ने अंदाजा लगाया था कि इस भालू को मारने में ज्यादा टाइम लगेगा नहीं, 2-3 घंटे में ही काम निपट जाएगा। इसलिए बहुत ज्यादा सामान लेके केनेथ एंडरसन गए नहीं। इनके पास थी .405 विंचेस्टर राइफल, एक टॉर्च और एक जोड़ी कपड़े। शाम के 5 बजे तक केनेथ एंडरसन आलम बख्श के पास पहुंच चुके थे। बहुत ज्यादा टाइम लगा नहीं आलम बख्श को अपनी कहानी बताने के लिए केनेथ एंडरसन को। अब चंद्रमा आने की कोई संभावना नहीं थी, क्योंकि कई दिन तक रातें अंधेरी होने वाली थी। केनेथ एंडरसन को भरोसा था अपनी टॉर्च पर, लेकिन इसके लिए पूरा अंधेरा होने का इंतजार करना था। अभी अंधेरा हुआ नहीं था। आलम बख्श ने केनेथ एंडरसन को अपने घर में रहने की जगह दे दी, यानी कि उस दरगाह में जो उसके रहने का ठिकाना था। दरवाजे बंद कर लिए गए और ये इंतजार करने लगे
काली अंधेरी रात का छोटा सा कमरा था। एक तेल का लैंप जल रहा था। वहां ये लोग बैठ के बातें कर रहे थे। आलम बख्श बार बार अपने बेटे का जिक्र कर रहा था और देखा जाए तो पूरा परिवार बार बार रो रहा था। अब रात के 8 बजे तक ये दुख भरी कहानी केनेथ एंडरसन बार बार सुनते रहे और फिर उन्हें लगा कि अब इससे ज्यादा दुख वो बर्दाश्त कर नहीं पाएंगे। तो उन्होंने डिसाइड किया कि दरवाजा खोलता हूं, अब बाहर चलता हूं, क्योंकि 8 बज चुके हैं, अंधेरा हो चुका है। अब एंडरसन ने अपनी राइफल लोड करी, टॉर्च को जला के चेक किया कि ये ठीक से काम कर रही है कि नहीं, और उसके बाद दरवाजे के बाहर निकले। जैसे ही एंडरसन दरवाजे के बाहर निकले, आलम बख्श ने फौरन दरवाजा बंद कर लिया, कुंडी लगा ली। अंधेरा बहुत ज्यादा था। एंडरसन ने अपनी राइफल में टॉर्च फिक्स की हुई थी। जैसे ही उन्होंने टॉर्च जलाई, बाएं हाथ को घुमाई, मूंगफली के खेत नजर आ रहे थे और उसके पास ही दिख रहा था वो पेड़ जिससे फल गिरते थे और भालू उसे खाने आता था। अब एंडरसन उस भालू को ढूंढने निकल गए। रास्ते में बहुत सारे अंजीर के पेड़ लगे थे और अंजीर पसंदीदा होता है भालू के लिए। केनेथ एंडरसन को इंतजार था कि किसी न किसी पेड़ के नीचे उन्हें मिल जाएगा वो स्लॉथ बेयर। अब एंडरसन कभी अपनी राइफल को लेफ्ट घुमाते थे, कभी राइट घुमाते थे, क्योंकि टॉर्च उसमें लगी थी, तो देखने के लिए इन्हें राइफल ही घुमानी पड़ती थी। ऐसा करते करते आधा मील की दूरी तक आ गए एंडरसन, लेकिन अभी तक कुछ सुराग लगा नहीं उस भालू का। अब जब आधा मील तक भालू मिला नहीं, तो केनेथ एंडरसन वापस लौटे उस दरगाह तक। अब की बार दूसरी तरफ बढ़े। वहां पर भी करीब आधा मील तक गए, भालू का कोई सुराग नहीं मिला। फिर लौटे दरगाह तक। अब की बार ये उतर गए मूंगफली के खेतों की तरफ। अब इन्हें बहुत सारी आंखें चमकती हुई दिख रही थी, लेकिन वो आंखें थी रैबिट यानी हेर यानी कि खरहा, जंगली खरगोश, और या फिर जैकल यानी सियार यानी गीदड़। उसके पास जो एक पानी का ठिकाना था, उस तरफ एंडरसन गए। वहां भी कुछ आवाजें आ रही थीं, लेकिन ये जंगली सुअर थे जो कीचड़ में लोट लगा रहे थे। अब इस ढूंढने के दौरान एंडरसन करीब करीब अपने पैर रखते रखते बचे एक रसल वाइपर पर, जो कि कुंडली मार के बैठा था 2 पत्थरों के बीच में, और उन पत्थरों से होकर जाता था केनेथ एंडरसन का रास्ता। अब क्योंकि एंडरसन भालू की चमकती हुई आंखें ढूंढ रहे थे, उनका ध्यान जमीन पर नहीं था। ये पैर रखने ही वाले थे कि रसल वाइपर ने सरसराहट की और जोर से हिस्स की आवाज निकाली और ये बोला, एंडरसन साहब, बच सको तो बचो, मैं हमला करने वाला हूं। एंडरसन ने वो चुनौती स्वीकार नहीं करी, फौरन अपने कदम पीछे हटा लिए। भाई तू बैठा रहे, मुझे तुझसे ना लड़ना। अब इन्होंने अपनी टॉर्च मार के देखा तो वाइपर साहब बैठे थे, मुंह खोल के बैठे थे, हमले की तैयारी करके बैठे थे। ये वही जगह थी जहां एंडरसन का अगला कदम पड़ने वाला था। अब अचानक चौंक गए थे एंडरसन, डर गए थे। उनके मन में ख्याल था कि इस वाइपर को गोली मार दी जाए, लेकिन फिर उन्होंने सोचा कि जो बंदूक का धमाका होगा उससे पूरा जंगल हिल जाएगा, भालू भी चौकन्ना हो जाएगा और बिना बात के एक कारतूस बर्बाद हो जाएगा। आखिरकार ये सांप, ये रसल वाइपर एक अच्छा सांप था। इसने मुझे चेतावनी दे दी थी, डायरेक्ट काट ही नहीं लिया था। इसलिए उन्होंने एक पत्थर उठाया, उसके ऊपर फेंका और वो वाइपर खिसक कर साइड में हो गया। अब इस टाइम तक एंडरसन को यह बात क्लियर हो चुकी थी कि या तो आज भालू किसी और डायरेक्शन में निकल गया है, शाम को ही निकल गया है, और या फिर उसका पेट भरा है, उसे भूख लगी नहीं है, अपनी गुफा में मस्ती के साथ लेटा आराम कर रहा है। अब केनेथ एंडरसन वापस लौट आए आलम बख्श के झोपड़े में और डिसाइड किया कि 2 घंटे बाद फिर निकलूंगा उस भालू को ढूंढने। और 2 घंटे बाद केनेथ एंडरसन दोबारा निकले, यानी कि इनका चौथा राउंड था इस भालू को ढूंढने के लिए। लेकिन भालू था
कि मिल ही नहीं रहा था। अब आसमान में फॉल्स डॉन नजर आ रहा था, यानी कि नकली सुबह, यानी सुबह होने के पहले जो एक छलावा होता है जिसमें लगता है कि सुबह होने वाली है, लेकिन फिर रात आ जाती है, वो होने लगा। अब सुबह हुई। केनेथ एंडरसन ने आलम बख्श से बोला कि आज मैं बैंगलोर लौट जाऊंगा, लेकिन उसने प्रार्थना की कि साहब ऐसा मत करिए, आज यहीं रुकिए, पहाड़ी के ऊपर चढ़िए, उसकी गुफा को ढूंढिए। तब तक मैं आलम बख्श की बीवी ने चपातियां यानी कि रोटियां बना दी थी और चाय बना दी थी। चाय के साथ चपातियां खा के केनेथ एंडरसन सो गए। दोपहर में आलम बख्श ने एंडरसन को उठाया कि उसकी वाइफ ने भालू के गुर्राने की आवाज सुनी है। अब आलम बख्श ने केनेथ एंडरसन को दोपहर में उठाया, बोला मेरी वाइफ ने आपके लिए स्पेशल पुलाव बनाया है। मैंने उन्हें धन्यवाद बोला, पुलाव खाया। केनेथ एंडरसन ने खाने की बहुत तारीफ की और यह सुनकर मिसेस आलम बख्श बहुत खुश हुई। अब एंडरसन फिर निकल चले थे ढूंढने के लिए उस भालू को। इस टाइम दिन में काफी गर्मी थी। भालू को ढूंढने का बहुत अच्छा समय था, क्योंकि एंडरसन को मालूम था कि वो या तो अपनी गुफा में या किसी छाया में सो रहा होगा। आलम बख्श मेरे साथ 50 गज की दूरी तक आया, मुझे दिखाने के लिए वो पेड़ जिसके नीचे भालू की गुफा थी। एंडरसन उस चट्टान के ऊपर चढ़ गए। इन्होंने जूते पहने थे रबड़ सोल वाले, जिनसे बिल्कुल भी आवाज नहीं हो रही थी। रबड़ सोल वाले जूते आवाज ना करने के लिए तो बहुत अच्छे थे, लेकिन उस चट्टान की गर्मी को रोक नहीं पा रहे थे। पूरी गर्मी इनके पैरों में लग रही थी। अब एंडरसन उस गुफा के मुहाने पर उकड़ू बैठ गए। बड़े ही ध्यान से अंदर की आवाजें सुनने लगे, क्योंकि एक भालू जो कि सो रहा हो करीब करीब वैसे ही खर्राटे लेता है जैसा एक इंसान लेता है। अब एंडरसन 10 मिनट तक आवाजें सुनने की कोशिश करते रहे उसी पोजीशन में। कोई आवाज नहीं आई। अब इनकी शर्ट पर जो धूप पड़ रही थी उसने इनकी पीठ को बताना शुरू कर दिया था कि ये गर्मी का मौसम है प्यारे। अब एंडरसन से बैठा नहीं जा रहा था। उन्होंने कुछ छोटे छोटे पत्थर उठाए और गुफा के अंदर फेंके। अब इस तरीके की हरकत भालू को नागवार गुजरती अगर वो वहां होता, लेकिन कोई आवाज आई नहीं। एंडरसन ने थोड़े बड़े पत्थर लिए और ज्यादा तेजी के साथ और ज्यादा अंदर तक और ज्यादा अंदर तक फेंके, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। नतीजा एक ही था, भालू गुफा में था नहीं। अब एंडरसन गुफा से नीचे आ गए। आलम बख्श से बोला कि अब मैं बैंगलोर जा रहा हूं, क्योंकि ये भालू तो मिल रहा नहीं है। उन्होंने आलम बख्श को टेलीग्राम करने के और कुछ और पैसे भी दिए, ये बोल के कि भालू की खबर जैसे ही मिले मुझे टेलीग्राम कर देना, मैं फौरन आ जाऊंगा। अब एंडरसन बैंगलोर वापस आ गए। 1 महीना गुजर गया, कोई खबर नहीं आई उस भालू की। अब करीब 20 मील की दूरी पर जहां पर यह दरगाह है, चिकमंगलूर का जंगल जो कि कादूर डिस्ट्रिक्ट में है, मैसूर राज्य में। अब चिकमंगलूर और कादूर के करीब करीब बीच में एक टाउन पड़ता है जिसका की नाम है सकरेपटना। अब अगली खबर आई कि सकरेपटना के पास में 2 लकड़हारों को एक भालू ने बुरी तरह से घायल कर दिया है, जिसमें से एक लकड़हारे की बाद में मृत्यु हो गई। डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर यानी कि डीएफओ ने लेटर लिखा केनेथ एंडरसन को कि यहां पर एक भालू हत्यारा हो गया है, कृपया यहां पर आए और इसे गोली मार दें। अब केनेथ एंडरसन ने अंदाजा लगाया कि हो न हो ये वही भालू है जिसने आलम बख्श के बेटे को मारा है। लेकिन इतने बड़े जंगल में एक भालू को ढूंढना करीब करीब वैसा ही है जैसे भूसे के ढेर में सुई को ढूंढना। तो जो डीएफओ का लेटर आया था, उस लेटर का जवाब केनेथ एंडरसन ने एक नए लेटर से दिया कि इतने बड़े जंगल में ढूंढना बहुत मुश्किल है, कृपया और जानकारी बताएं, भालू की एग्जैक्ट लोकेशन पता करके बताएं। 10 दिन के बाद डीएफओ का लेटर दोबारा आया कि खबर मिली है एक छोटी सी पहाड़ी पर वो भालू रहता है, टाउन से 10 किलोमीटर की दूरी पर। वहीं से एक फुटपाथ जाता है, वहीं पर एक छोटी सी झील है आयोन केर में। वहां पर उसने फॉरेस्ट गार्ड को बुरी तरह से घायल कर दिया है,
जो कि वहां से गुजर रहा था अपनी गश्त के दौरान। तो अपनी गाड़ी से केनेथ एंडरसन चल पड़े चिकमंगलूर की तरफ। वहां से साथ लिया डीएफओ को और चल पड़े सकरेपटना की तरफ। यहाँ पर मैसूर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का एक गेस्ट हाउस है। इस गेस्ट हाउस को मैंने अपना हेडक्वार्टर्स बना लिया था अगले कुछ दिनों के लिए। अब अगले दिन एक अच्छी खबर आई, या आप यूं भी कह सकते हैं कि बुरी खबर आई। एक चरवाहा भागता भागता आया फॉरेस्ट बंगलो में कि एक दूसरा चरवाहा, जो कि उसका भाई ही था, पशु चरा रहा था उसी पहाड़ी के नजदीक जहां भालू के रहने का ठिकाना था। अब भालू ने अचानक से उसके ऊपर अटैक कर दिया। उसने मदद के लिए चिल्लाना शुरू किया। उसकी मदद की आवाजें और भालू के गुर्राने की आवाजें एक साथ आ रही थी। उसका भाई जो नीचे पशु चरा रहा था, उसने जब ये दोनों आवाजें सुनी, वो समझ गया कि ये माजरा क्या है। उसने देर नहीं की, वो सीधा भागता भागता फॉरेस्ट रेस्ट हाउस आ गया। अब एंडरसन बोलते हैं कि भालू रात्रिचर प्राणी है, नॉक्टर्नल एनिमल। वो दिन में नहीं चलते। उनको ढूंढने के लिए सबसे बढ़िया टाइम होता है डॉन और डस्क, यानी कि भोर या फिर गोधूली बेला। अब भालू दोपहर में हमला कर दे, ये बात एंडरसन को हजम नहीं हो रही थी। जरूर ऐसा हुआ होगा कि जहां पर भालू आराम कर रहा होगा, ये चरवाहा उसके पास पहुंच गया होगा, इसलिए भालू ने अटैक कर दिया। क्योंकि भालू दिन में घूमने निकलते नहीं, उन्हें गर्मी बहुत लगती है। अब जब ये चरवाहा खबर लेके फॉरेस्ट बंगलो में आया था, उस टाइम पर दोपहर के 4:30 बजे थे। एंडरसन ने अपनी राइफल ली, टॉर्च ली, साथ में 3-4 आदमी लिए, क्योंकि उस चरवाहे को, जिसे भालू ने घायल कर दिया था, मदद के लिए वापस लेकर भी आना था। अब चलते वक्त हमने रियलाइज किया कि वो जो दूरी थी, जो उस चरवाहे के भाई ने बताई थी, जितनी बताई थी उससे कहीं ज्यादा थी। एंडरसन ने अंदाजा लगाया कि ये करीब 6 मील चल चुके हैं, तब उस पहाड़ी के नीचे आए हैं जहां से झाड़ियां शुरू होती थी। अब शाम के 6 बज चुके थे और क्योंकि सर्दियों का टाइम था, अंधेरा हो गया था। अब जिन आदमियों को मदद के लिए एंडरसन लेके आए थे, उन्होंने उस पहाड़ी पर या उस जंगल में घुसने से मना कर दिया। उन्होंने ये भी कहा कि साहब, हमें छोड़ने वापस चलिए और हम तो आपको भी सलाह देंगे, कल सुबह वापस आइएगा, इस टाइम पर बहुत ज्यादा खतरा है। अब जो उस चरवाहे का भाई था, वो रुकने के लिए तैयार था, लेकिन वहां से जंगल में जाने के लिए वो भी तैयार नहीं था। केवल हाथ के इशारे से बता रहा था कि वो जगह है जहां पर उसके भाई पर अटैक किया है उस हत्यारे भालू ने। तो दोस्तों, इस पार्ट में इतना ही। बाकी की कहानी कंटिन्यू करेंगे अगले एपिसोड में। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। वंदे मातरम।